नमस्कार और स्वागत है। आज तारीख है 13 फरवरी 2026। आज हम राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेजों पर बात करने वाली हैं। जी, ये दस्तावेज राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 से जुड़े हैं। और ख़ास तौर पे वो बदलाव जो 7वें वेतन आयोग के बाद मतलब 2017 में किए गए थे। हमारे पास सरकारी आदेशों का एक पूरा सेट है। इसमें कर्मचारियों की श्रेणियों से लेकर उनके दैनिक भत्ते और तबादले पर मिलने वाले खर्च का पूरा कच्चा चिट्ठा है। हाँ, और हमारे पास वित्त विभाग की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट भी है जो बिल्कुल आज का ही है। इससे पता चलता है कि ये नियम आज भी कितने प्रासंगिक हैं और लगातार विकसित भी हो रहे हैं। तो आज का हमारा मकसद इन जटिल सरकारी नियमों को आसान बनाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी सरकारी कर्मचारी का तबादला होता है तो असल में होता क्या है, उसे किस तरह की आर्थिक मदद मिलती है और इसके पीछे की सोच क्या है। बिल्कुल। चलिए इन दस्तावेजों की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन भत्तों की पूरी इमारत किस नींव पर खड़ी है। मेरा मतलब है कर्मचारियों को किस आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। क्या ये उनके पद पर निर्भर करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से मतलब सारी कहानी शुरू होती है। वर्गीकरण का आधार पद नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका आधार है कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक पे। 30 अक्टूबर 2017 के एक आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। A, B, C, D और E, है ना? जी बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर भत्ता, हर नियम वो इन्हीं श्रेणियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन श्रेणियों के लिए वेतन की सीमा क्या है? एक मोटा मोटा अंदाजा दीजिए। जरूर। श्रेणी ए में सबसे ज्यादा वेतन वाले कर्मचारी हैं, मतलब जिनका मूल वेतन 95,000 रुपए प्रति माह या उससे ज्यादा है। ठीक है, ये तो टॉप लेवल हो गया। हाँ। श्रेणी बी में वे हैं जिनका वेतन 49,000 रुपए से ज्यादा लेकिन 95,000 रुपए से कम है। और C, D, E? श्रेणी सी में 39,000 रुपए से 49,000 वाले आते हैं। श्रेणी डी के लिए ये सीमा 26,000 से 39,000 रुपए है। और आखिर में E? और आखिर में श्रेणी ई में वे सभी कर्मचारी हैं जिनका मूल वेतन 26,000 रुपए प्रति माह से कम है। समझ गई। तो आगे हम जो भी बात करेंगे हमें इन श्रेणियों को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। अब इन दस्तावेजों में 2 अलग-अलग स्थितियों का जिक्र है। एक है दौरा और दूसरा तबादला। हाँ। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें बहुत फर्क है ना? जमीन आसमान का फर्क है। दौरा यानी टूर वो एक अस्थायी यात्रा है, कुछ दिनों के लिए। हाँ, जब कोई कर्मचारी किसी काम से दूसरे शहर जाता है और वापस आ जाता है। वहीं तबादला यानी ट्रांसफर एक तरह से स्थायी चाल है जिसमें कर्मचारी और उसका पूरा परिवार एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाता है। तो जाहिर है दोनों के लिए मिलने वाले भत्ते भी बहुत अलग होंगे। बिल्कुल अलग। चलिए पहले आसान वाले से शुरू करते हैं, मतलब दौरे पर मिलने वाला दैनिक भत्ता या डेली अलाउंस। इसमें क्या हिसाब किताब है? दैनिक भत्ता कर्मचारी को दौरे के दौरान रोजमर्रा के खर्चों के लिए मिलता है, जैसे खाने पीने का खर्च। अच्छा। 18 सितंबर 2017 के आदेश के मुताबिक इसकी दरें 2 बातों पर निर्भर करती हैं। एक तो कर्मचारी की श्रेणी और दूसरा शहर का प्रकार। शहर का प्रकार, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर दौरा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में है तो भत्ता ज्यादा मिलेगा, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ खर्च ज्यादा होता है। सही। और अगर दौरा किसी अन्य शहर या कस्बे में है तो भत्ता कम होगा। ये तो तर्कसंगत लगता है। तो दरें क्या है? श्रेणी ए के लिए राजधानी में 800 रुपए प्रतिदिन और अन्य जगहों पर 600। श्रेणी बी के लिए ये 700 रुपए और 500 रुपए है। और बाकी? श्रेणी सी के लिए 600 रुपए और 300 रुपए। श्रेणी डी के लिए 550 रुपए और 350 रुपए। और ई के लिए 350 और 250 रुपए प्रतिदिन। एक मिनट, श्रेणी सी में राजधानी का भत्ता 600 रुपए है लेकिन दूसरी जगह पे ये सीधा आधा मतलब 300 रुपए हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बाकी श्रेणियों में तो इतना बड़ा अंतर नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों? ये एक दिलचस्प विसंगति लगती है। इसके पीछे का सटीक कारण दस्तावेजों में नहीं दिया गया है, लेकिन ये दिखाता है कि ये नियम कितने बारीक हैं। हाँ, मतलब हो सकता है कि इस वेतन वर्ग के कर्मचारियों के लिए छोटे शहरों में खर्च का अनुमान बहुत कम लगाया गया हो। पूरी संभावना है, लेकिन इसका सीधा असर उस कर्मचारी की जेब पर पड़ता है जो किसी छोटे शहर के दौरे पर है। सही बात है। तो ये तो हुई छोटी यात्राओं की बात। अब आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जहां असल में सारी जटिलताएं हैं, एक स्थायी तबादला। बिल्कुल, ये दैनिक भत्ते से कहीं ज्यादा पेचीदा मामला है। तो इस पर गहराई से बात करते हैं। जी, ये नियम 17 के तहत आता है और ये सिर्फ यात्रा का खर्च नहीं है,
ये एक पूरी प्रक्रिया का मुआवजा है जिसमें एक परिवार अपनी जड़ें उखाड़कर नई जगह पर बसता है। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। चलिए एक काल्पनिक कर्मचारी की यात्रा को देखते हैं। मान लीजिए रमेश जी हैं, जो श्रेणी डी के कर्मचारी हैं और उनका तबादला जयपुर से जोधपुर हो गया है। बढ़िया आइडिया है। तो रमेश जी को तबादले का आदेश मिलता है। सबसे पहली चीज उन्हें क्या देखनी चाहिए? सबसे जरूरी बात जो रमेश जी को अपने आदेश में देखनी है वो है तबादले का कारण। कारण? हाँ, आदेश में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये जनहित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट या प्रशासनिक कारणों से किया गया है। और अगर ये शब्द गायब है तो इसे अनुरोध पर किया गया तबादला माना जाएगा और उस स्थिति में उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अरे, ये तो बहुत बड़ी शर्त है। लेकिन जनहित का व्यवहारिक मतलब क्या होता है? क्या सामान्य प्रशासनिक फेरबदल भी जनहित में आता है? आमतौर पर हाँ। सरकार द्वारा किए गए ज्यादातर तबादले, चाहे वो रूटीन फेरबदल हों या किसी नई पोस्टिंग पर, जनहित में ही माने जाते हैं। और जो अनुरोध पर होते हैं? अगर किसी कर्मचारी ने व्यक्तिगत कारणों से, जैसे परिवार के पास जाने के लिए, खुद तबादले का अनुरोध किया है और विभाग ने उसे मान लिया, तो उसका खर्च उसे खुद उठाना होगा। सरकार का तर्क साफ है, हम उस तबादले का खर्च देंगे जो हमने अपनी जरूरत के लिए किया है, न कि आपकी सुविधा के लिए। बिल्कुल यही। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रमेश जी का तबादला जनहित में हुआ है। अब उन्हें आर्थिक मदद कैसे मिलनी शुरू होगी? पहला कदम क्या है? पहला कदम है एक मुश्त अनुदान यानी लंप सम ग्रांट। ये एक तयशुदा रकम है। किस लिए? ये उन्हें छोटे मोटे और तत्काल खर्चों के लिए दी जाती है, जैसे पैकिंग के लिए डिब्बे खरीदना, नए घर में छोटी मोटी चीजें लगाना, इस तरह के कामों के लिए। और रमेश जी जो श्रेणी डी में है, उन्हें कितना मिलेगा? रमेश जी को मिलेंगे 5,000 रुपए। अच्छा, ये श्रेणी के हिसाब से तय है? जी। श्रेणी ए को 10,000, बी को 8,000, सी को 6,000 और ई को 3,500 मिलते हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, श्रेणी ए के अधिकारी का वेतन श्रेणी ई के कर्मचारी से कई गुना ज्यादा होता है, लेकिन यह अनुदान 3 गुने से भी कम है। सही पकड़ा आपने। जबकि पैकिंग के डिब्बों या नए घर की शुरुआती जरूरतों का खर्च तो लगभग बराबर ही होता होगा। ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। इससे पता चलता है कि ये अनुदान असल खर्च को पूरी तरह से कवर करने के लिए नहीं है। ये तबादले से जुड़ी असुविधा के लिए एक सांकेतिक मदद ज्यादा है। ठीक है, ये तो हुई शुरुआती मदद, लेकिन तबादले का सबसे बड़ा सिरदर्द और खर्च तो घर का सारा सामान ले जाना होता है। उसका क्या प्रावधान है? वो दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है, निजी सामान को ले जाने का खर्च। ये दूरी के हिसाब से तय होता है। मतलब प्रति किलोमीटर की दर से? जी। जयपुर से जोधपुर की दूरी के हिसाब से रमेश जी का भत्ता कैलकुलेट होगा। और रमेश जी की श्रेणी डी के लिए यह दर क्या है? उनके लिए ये है 14 रुपए प्रति किलोमीटर। और दूसरों के लिए? श्रेणी ए और बी के लिए ये सबसे ज्यादा है, 30 रुपए प्रति किलोमीटर। श्रेणी सी के लिए 18 रुपए और ई के लिए 12 रुपए प्रति किलोमीटर। लेकिन इसमें एक पेच है ना? मैंने रसीदों के बारे में कुछ पढ़ा था। मतलब ये इतना सीधा नहीं है कि किलोमीटर गिने और पैसे ले लिए। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। रमेश जी को किसी मान्यता प्राप्त ट्रांसपोर्टर कंपनी से सामान भेजना होगा और उसकी असल रसीद विभाग में जमा करनी होगी। अच्छा। अब यहाँ 2 स्थितियां हो सकती हैं। मान लीजिए किलोमीटर के हिसाब से उनका भत्ता बनता है 20,000, लेकिन ट्रांसपोर्टर का बिल सिर्फ 18,000 रुपए का है, तो उन्हें 18,000 रुपए ही मिलेंगे। सही। और अगर बिल 22,000 रुपए का आ गया तो भी उन्हें 20,000 रुपए ही मिलेंगे, जो उनकी पात्रता है। सरकार का सिद्धांत साफ है, हम आपके हुए वास्तविक खर्च की भरपाई करेंगे, लेकिन हमारी तय की गई अधिकतम सीमा तक। मतलब ये मुआवजा है, आय का स्रोत नहीं। बिल्कुल। ये तो हुई भूखी मोटी बातें, लेकिन सरकारी नियमों की खूबसूरती तो उनकी बारीकियों में होती है। कुछ और विशेष मामले या शर्तें हैं जिनका रमेश जी को ध्यान रखना होगा? बहुत सी हैं। जैसे निजी सामान की कोई साफ परिभाषा नहीं है। नियम कहता है कि दावा उचित होना चाहिए। और इसे तय कौन करेगा? ये अधिकार कंट्रोलिंग ऑफिसर का है। दस्तावेज में एक मजेदार उदाहरण भी है। साइकिल को निजी सामान का हिस्सा माना गया है। मतलब उसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं मिलेगा। साइकिल के लिए अलग से नियम। ये सुनकर लगता है कि अतीत में किसी ने साइकिल ले जाने का अलग से बिल जरूर लगाया होगा, जिसके बाद ये नियम बनाना पड़ा। पूरी संभावना है। ऐसी ही एक और शर्त है समय सीमा की। अच्छा। रमेश जी को अपना परिवार और सामान शिफ्ट करने के लिए एक तय समय मिलता है।
वो अपनी रिलीविंग की तारीख से 1 महीना पहले या 6 महीने बाद तक सामान शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा देर हो गई तो उन्हें भत्ता नहीं मिलेगा जब तक कि विभाग का प्रमुख कोई विशेष अनुमति न दे। और अगर रमेश जी अपनी निजी कार खुद चलाकर जोधपुर ले जाना चाहें तो? उसके लिए भी अलग नियम है। अगर वे अपनी कार खुद चलाकर ले जाते हैं तो उन्हें 9 रुपए प्रति किलोमीटर का भत्ता मिलेगा। 9 रुपए प्रति किलोमीटर? जी। और अगर स्कूटर या मोटरसाइकिल ले जाते तो ये दर 3 रुपए प्रति किलोमीटर होती। रुकिए, 9 रुपए प्रति किलोमीटर? आज 2026 में पेट्रोल की कीमतों और गाड़ी की मेंटेनेंस को देखते हुए क्या ये दर व्यावहारिक है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये तो शायद सिर्फ पेट्रोल का खर्च ही मुश्किल से पूरा करे। हाँ, ये दरें 2017 की हैं। पिछले 9 सालों में ईंधन की कीमतों और रखरखाव के खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। ये एक उदाहरण है कि कैसे नियम समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो सकते हैं अगर उन्हें नियमित रूप से अपडेट न किया जाए। बिल्कुल, लेकिन नियम यही है तो रमेश जी को इसी दर से भत्ता मिलेगा। और इसमें एक शर्त ये भी है कि अगर रमेश जी और उनका परिवार उसी कार में यात्रा करते हैं तो वे अपने लिए अलग से ट्रेन या बस का किराया नहीं ले सकते, है ना? सही। आप या तो गाड़ी ले जाने का भत्ता ले सकते हैं या अपने सफर का, दोनों एक साथ नहीं। ठीक है। एक और स्थिति जो अक्सर सामने आती है, मान लीजिए रमेश जी की पत्नी भी राजस्थान सरकार में कर्मचारी हैं और उनका तबादला भी उसी समय जोधपुर हो जाता है, तब क्या होगा? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। क्या दोनों को सामान ले जाने का पूरा भत्ता मिलेगा? नहीं, ऐसी स्थिति में दोनों में से केवल एक ही सामान ले जाने का पूरा भत्ता ले सकता है। ऐसा क्यों? सरकार का तर्क ये है कि परिवार एक है, घर का सामान भी एक ही है, तो उसका खर्च 2 बार क्यों दिया जाए? अच्छा। दूसरे कर्मचारी को परिवार का सदस्य मानकर सिर्फ उसके व्यक्तिगत सफर का किराया मिलेगा। ये नियमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया एक तार्किक नियम है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये 2017 के नियम आज भी राजस्थान के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए मुआवजेता आधार है। ये श्रेणियों, दरों और बहुत ही खास शर्तों पर बना एक जटिल सिस्टम है। और ये एक स्थिर सिस्टम नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है, जैसा कि हमारे पास मौजूद वित्त विभाग की वेबसाइट के स्क्रीनशॉट में दिखता है। हाँ, जो आज 13 फरवरी 2026 को ही अपडेट हुआ है। जी, उसमें लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में सबसे ऊपर प्रोसेस ऑफ टीए बिल इन IFMS 3.0 का जिक्र है। IFMS 3.0, इसका आम कर्मचारी के लिए क्या मतलब है? IFMS का मतलब है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, एक तरह का सॉफ्टवेयर। हाँ, और इसके तीसरे संस्करण का मतलब है कि अब ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। अब रमेश जी को कागजी बिल लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। तो अब सब ऑनलाइन होगा? जी, वे अपने बिल, रसीदें सब कुछ एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आए भी और उम्मीद है कि भुगतान भी जल्दी होगा। तो नियम भले ही पुराने हों, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका आधुनिक हो रहा है। ये तकनीक का प्रभाव है। बिल्कुल, नियम वही आत्मा है, लेकिन प्रक्रिया का शरीर बदल रहा है, जो इसे और कुशल बनाने की एक कोशिश है। ये हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। ये नियम अविश्वसनीय रूप से विस्तृत हैं। हर छोटी बड़ी बात को कवर करने की कोशिश की गई है। कार ले जाना, पति पत्नी का साथ काम करना, यहाँ तक कि साइकिल का भी जिक्र है। हाँ, ये सब भौतिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आधारित है। बिल्कुल। इन सभी नियमों की जड़ में भौतिक उपस्थिति और भौतिक स्थानांतरण है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे काम करने का तरीका बदल रहा है, जहां सरकार में भी वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल की बातें हो रही हैं, तो ये नियम अगले 5-10 सालों में कैसे बदलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब एक महत्वपूर्ण मीटिंग जूम पर हो सकती है, तो दौरे का क्या मतलब रह जाएगा? और अगर कोई कर्मचारी अपना काम देश के किसी भी कोने से कर सकता है, तो क्या तबादले की अवधारणा ही पुरानी नहीं पड़ जाएगी? बिल्कुल। भविष्य में नियमों का स्वरूप कैसा होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।